स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों की अपडेट तो देते ही है, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन कॉल्स देंगे। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों की क्या अपडेट है वो भी लेकर आएंगे। और ये बताने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं, ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल और केडिया कमोडिटी के अजय केडिया। बहुत बहुत शुक्रिया जेंटलमैन, समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले नॉन एग्री मार्केट पे प्रेशियस मेटल्स पर फोकस करेंगे। सोने और चांदी में ऑल टाइम हाई लेवल से गिरावट दिखी है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ दिनों से खबर आई कि चाइना सेंट्रल बैंक ने फिर एक बार सोना खरीदना शुरू किया है। मई के महीने में इस साल सोना खरीदना उन्होंने बंद किया था, जिसके बाद थोड़ी सी नरमी दिखी थी, लेकिन फिर एक बार पीपल्स बैंक ऑफ चाइना सोना खरीद रहा है, जिसके चलते ग्लोबल डिमांड बढ़ेगी। और इसी के चलते पिछले 2 दिनों से सोने और चांदी के दाम में फिर से एक बार बढ़ोतरी दिखी है। इस पर ट्रेडिंग के लिहाज से क्या रणनीति बनेगी, हमारे मेहमानों से जान लेते हैं। अजय, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, गोल्ड और सिल्वर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी यहाँ पर? वेरी गुड मॉर्निंग शीला। देखिए, डेफिनेटली कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहा। ज्यादा करके हम देखते हैं दिसंबर में मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं होता, हॉलीडे मूड आना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से कोई ज्यादा बड़ा उठापटक नहीं। लेकिन जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप को आने में अब 40 दिन रह गए हैं, और इसी बीच हमने देखा है पिछले 15-20 दिनों में बाइडेन की जो पॉलिसीज है वो कहीं ना कहीं मार्केट में जियो पॉलिटिकल कंसर्न राइज कर रही है। हमने सीरिया में जो कंसर्न देखा है, इसी के नतीजन हमने गोल्ड में एक तेजी देखी। वहीं चाइना फिर से अपनी बाइंग स्टार्ट कर चुका, वो भी एक सपोर्टिव है। साथ में अब प्रोबेबिलिटी बन रही है दिसंबर में 0.25 की रेट कट पॉसिबल है। यूएस है, नो डाउट बैंक ऑफ इंग्लैंड ने थोड़ा सा पॉज लेने की कोशिश की है, बट ईसीबी भी रेट कट कर देगा। ये तीनों चारों फैक्टर्स कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। नो डाउट टेक्निकली अगर देखा जाए तो लगभग इस वक्त हम देख रहे हैं कि नीचे में 2540 का लेवल छूने के बाद हम 2680 तक पहुंच चुके, तो $2700 एक तरह का रेजिस्टेंट का काम जरूर करेगा। बट गिवन दैट कि जियोपॉलिटिकल टेंशन और सेंट्रल बैंक की जो बाइंग है वो कंटिन्यू दिख रही है, हमें लगता है गोल्ड में बाइंग करके ही चलना चाहिए। तो आज इंटरडे के लिहाज से 77,500 पे लेके चलेंगे, 77,300 का स्टॉप लॉस रखेंगे। हायर साइड पे 77,900 तक का लेवल मिलेगा, बट ऐसे मुझे लगता है कि मार्च तक का व्यू लगे तो हम वापस 85 की तरफ, जो हमने पहले टारगेट बताया था, वहां तक भी गोल्ड जाता हुआ दिखाई देगा, जिस ढंग से जियोपॉलिटिकल अराइज होती जा रही है। बिल्कुल, तो सोने और चांदी दोनों पर खरीदारी की राय अजय ने दी है, जहां पर सोने पर 77,900 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं, और चांदी की बात करें तो यहां पर 95,500 तक के टारगेट्स अजय ने दिए हैं। लेकिन भाविक, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेंगे प्रेशियस मेटल मार्केट से? गुड मॉर्निंग। आई थिंक वेरी सिमिलर मेरे भी रहेंगे जो अजय जी ने भी बताया है, क्योंकि देखिए लास्ट 10 दिन से अगर हम सोने देखें तो क्लियरली एक हॉलीडे मूड में था, जहाँ पे बहुत सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था। बट कल हमने एक अच्छी खासे मूव देखने को मिली। आई थिंक ये एक उसकी वजह से भी है कि जहाँ पे रिपोर्ट आया है कि चाइना की जो सेंट्रल बैंक है 5 महीने के बाद उन्होंने नवंबर में 5 टन का गोल्ड बाय किया है। तो आई थिंक ये दिखा रहा है कि आगे जाके भी गोल्ड बाइंग जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। दूसरी हमने ये भी न्यूज़ देखी कि चाइना जो है वो 2010 के बाद लूज़ मॉनेटरी पॉलिसी करने वाला है, तो जिसकी वजह से हमने चांदी में देखा कि क्लियरली एक अप मूव दिख रहा है, क्योंकि अगर चाइना लूज़ मॉनेटरी पॉलिसी करेगी तो आई थिंक जो बेस मेटल्स है, इंडस्ट्रियल मेटल्स है, उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो उसकी वजह से भी हमने सिल्वर में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। तो आई थिंक ओवरऑल यहाँ से अपसाइड थोड़ा लिमिटेड रहेगा, क्योंकि वापस क्रिसमस सीज़न आएगी तो वॉल्यूम जो है वो कम रहेगा, पार्टिसिपेशन कम रहेगी। बट क्लियरली करेक्शन नहीं दिख रहा है, जो भी फैक्टर्स है पॉजिटिव ही है गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए। तो आई थिंक इंट्राडे बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। सबसे पहले सोने की बात करें तो 77,450 के करीब मैं भी बाय की रिकमेंडेशन करूँगा, 77,800 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 77,200 का। और चांदी की बात करें तो आई थिंक चांदी क्लियरली गोल्ड सिल्वर रेशियो भी दिखा रहा है कि चांदी थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकती है गोल्ड में। तो चांदी में भी मार्च में अराउंड 94,400 के करीब बाय कर सकते हैं, 95,500 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 93,900 का। हैं एग्री कमोडिटी पर फोकस करेंगे, और एग्री कमोडिटी से आज 2 अहम खबरें आती हुई नजर आई। पहली खबर रबी की है। दरअसल रबी फसलों की बुआई आंकड़े आ चुके हैं, और गेहूं और दलहन की बुआई अच्छी देखने को मिल रही है।
वही एग्री कमोडिटी की दूसरी खबर की बात करें तो ये है कि मंडियों में करीब 7 खरीफ फसलों के भाव एमएसपी से कम हो चुके हैं। इन दोनों पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ एग्री इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना जी जुड़ चुके हैं। मिस्टर सरदाना, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले खरीफ क्रॉप्स की ही बात करेंगे, जहां पर 7 खरीफ क्रॉप्स के दाम एमएसपी से कम हो चुके हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इसके फैक्टर्स कौन से हैं और कितने जल्द ये दाम एमएसपी से फिर एक बार बढ़ सकते हैं? देखिए, एक बात हमें समझनी होगी कि जितनी भी आज एग्री कमोडिटी मार्केट्स हैं वो इंटरनेशनली लिंक्ड है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें आयात करते हैं। उदाहरण के लिए हम तिलहन की बात करें, तेलों की बात करें तो हम 70% करीब आयात करते हैं। और इस समय अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो सोयाबीन के रेट हैं वो है करीब 4,000 रुपए क्विंटल के आसपास, और हमारे यहाँ जो एमएसपी है वो करीब 48.92, आप 50 मान लीजिए। इलेक्शन के समय मोदी जी ने कहा कि हम 60 रुपए देंगे। अब सवाल इस बात का है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेल सस्ता मिल रहा है तो हिंदुस्तान के किसान से एमएसपी पे खरीद के प्रोसेस करके कंज्यूमर को देना, ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए वायबल नहीं होगा। अब आपके लिए दो ही तरीके हैं, या तो सरकार आयात पे बैन लगाए तो शॉर्टेज हो जाएगी, वैसे ही महंगाई बढ़ जाएगी, या आप उस पे कस्टम ड्यूटी इतनी बढ़ाएं कि आप एमएसपी पे उसकी वायबिलिटी लेके आए। जैसे ही आप कस्टम ड्यूटी बढ़ाएंगे आपके तेलों के दाम बढ़ेंगे। तो एक तरफ अगर आप चाहते हैं कि एमएसपी पे फसलें बिकें तो आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप कंज्यूमर को महंगे पे बेचिए और कस्टम ड्यूटी लगाइए, और अगर आप चाहते हैं कि कस्टम ड्यूटी भी कम रहे, कंज्यूमर को भी कम मिले और साथ ही साथ एमएसपी पे भी फसलें बिकें, तो मुझे लगता है ये लॉजिकल नहीं है। इसीलिए मैं हर बार ये कहता रहा हूं कि जब आप एमएसपी बढ़ाते हैं वो पॉलिटिकल कारण से अगर आप बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। आपको बाजार को देख के एमएसपी तय करनी चाहिए, और एमएसपी पे जिस तरह से अभी रेट है उससे किसानों की आमदनी नहीं होगी जी क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम है। तो हमें एग्रीकल्चर में जब तक हम प्रोडक्टिविटी पे फोकस नहीं करेंगे, ना तो किसानों का फायदा होगा, ना एमएसपी का कोई लॉजिक बैठेगा, और ना ही कंज्यूमर्स को सस्ता मिलेगा। ये पूरी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये तो नजरिया हुआ खरीफ क्रॉप्स को लेकर, लेकिन रबी की सोइंग की बात करें तो 6 दिसंबर तक करीब 1.5% का उछाल दिखा है। 490 लाख हेक्टेयर का सोइंग हुआ है। यहाँ पर आपका क्या नजरिया होगा और प्राइसेस का पर क्या इम्पैक्ट होगा इसके चलते? देखिए, अभी बहुत अर्ली है ये कहना, क्योंकि ये सर्दी की फसलें हैं, और सर्दी की फसलों में ये डिपेंड करता है कि आने वाले दिनों में, और खासकर जब सीड सेटिंग का टाइम आता है, अभी तो बहुत जल्दी है फोरकास्ट करना। जब फरवरी के आसपास ये देखना होगा कि उस समय मौसम कैसा है। उदाहरण के लिए कि अगर मान लीजिए जो टेम्परेचर चाहिए गेहूं को, सरसों को, बाकी फसलों को, अगर उस समय गर्मी ज्यादा रहती है तो उत्पादकता घट जाएगी, और अगर 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर भी बढ़ता है तो आपका 10 से 15% जो व्हीट का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। तो अभी सोइंग डेटा से हम ये फोरकास्ट सिर्फ एक एजम्पशन कर सकते हैं कि कितना उत्पादन होगा। असली समझ तब आएगी जब फसलें तैयार होने वाली होंगी। उस समय मौसम कैसा होगा, गर्मी कैसी होगी, टेम्परेचर कैसा होगा, बारिश है या नहीं है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि फरवरी के आसपास जब फसलें तैयार होती हैं, पंजाब और हरियाणा के आसपास काफी बारिश भी हो जाती है, उससे भी फसलें खराब होती है। तो अभी बहुत जल्दी है ये कहना, लेकिन ये अच्छी बात है कि एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ा है, तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं हो। बिल्कुल मिस्टर सरदाना, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए और क्रॉप सोइंग प्राइसेस पर क्या इम्पैक्ट होगा उस पर अपना नजरिया देने के लिए। लेकिन ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं हमारे मेहमानों से। सबसे पहले अजय, एग्री कमोडिटी मार्केट से आपके ट्रेडिंग कॉल्स कौन से होंगे आज? देखिए, मुझे लगता है कि पूरे एग्री में वॉल्यूम की थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, बट फिर भी मुझे अगर पिक करना है तो मुझे लगता है हल्दी और धनिया, ये दोनों कमोडिटी काफी अच्छी लग रही है। जहाँ पे हल्दी
आप 13,800 या करंट लेवल से भी लेके चलते हैं तो अप्रैल वाला वायदा 14,300 से 14,500 का लेवल दिख जाएगा, जिस ढंग से हम देख रहे हैं यील्ड में इस बार थोड़ी सी कमी रहने की उम्मीद है। वहीं अगर धनिया की बात करें, स्विंग का एरिया कम है, करेक्शन आना था वो आ चुका है। करंट लेवल से भी अगर लेके चलते हैं तो मुझे लगता है कि इमीडिएट टारगेट 9750 ये जनवरी वायदा है, लेकिन मुझे लगता है इसके ऊपर अगर थोड़ा भी होल्ड करता है तो 8400 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो जीरा थोड़ा बहुत रेंज में है, बट हल्दी और धनिया ये दो कमोडिटी मुझे लगती है कि करंट लेवल से लेके चलनी चाहिए। तो हल्दी और धनिया यहाँ पर नजरिया पॉजिटिव अजय का, लेकिन भाविक जल्दी से समय की थोड़ी पाबंदी है। आपके एग्री मार्केट से कॉल्स कौन से होंगे? मेरे जीरा होगा जनवरी कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 23,800 पे बाय कर सकते हैं 24,500 के टारगेट के लिए, और 23,400 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ये नजरिया एग्री मार्केट पर। भाविक और अजय बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। इतना ही समय था इस शो पर, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।